is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome back. In this video, we are going to start with the question answers of our chapter Leading the Way, which is the B section of our 7th unit. The name of the book is English Channel. So let's begin. The first question that you have here is context based. She also helped select and train nurses for the war. किन्होंने select करके nurses बनाए थे, मतलब ट्रेन किया था विमेन को टू बिकम नर्सेस, ताकि अमेरिकन सिविल वॉर जब हुआ था उसमें वो उनको हेल्प कर सकें. तो यहाँ पे वी हैव शी एज एलिजाबेथ ब्लैकविल. हु इज शी हियर? एलिजाबेथ ब्लैकविल. What war is being referred to here? कौन से किस लड़ाई के बारे में बात हो रही है, कौन से युद्ध के बारे में बात हो रही है? अमेरिकन सिविल वॉर. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड शी ट्रेन द नर्सेस. उन्होंने नर्सेस को कहाँ ट्रेन किया? उन्होंने नर्सेस को अपना ही जो उन्होंने हॉस्पिटल बनाया था जिसका नाम था द न्यूयॉर्क इन्फर्मरी फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. ये है आपके हॉस्पिटल का नाम, द न्यूयॉर्क इन्फर्मरी फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. ये हॉस्पिटल था जहां उन्होंने नर्सेस को ट्रेन किया था सो दैट दे कैन सपोर्ट एंड हेल्प जो जितने भी सोल्जर्स थे वुंडेड, जो अमेरिकन सिविल वॉर से जो आए थे उन लोगों को हेल्प किया जा सके. क्लियर? नेक्स्ट है व्हाई वाज एलिजाबेथ्स डिसीजन टू बिकम अ डॉक्टर अनयूजुअल. एलिजाबेथ का जो डिसीजन था कि वो एक डॉक्टर बनना चाहती है वो इतना अनयूजुअल क्यों था? बिकॉज उस वक्त कोई फीमेल डॉक्टर्स थे नहीं. फीमेल्स को उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी कि वो एक डॉक्टर बन सके क्योंकि वो एक बहुत ही मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? एलिजाबेथ्स डिसीजन टू बिकम अ डॉक्टर वाज अनयूजुअल. वो बहुत अलग था बिकॉज ड्यूरिंग हर टाइम, उनके टाइम में, ड्यूरिंग हर टाइम देयर वर नो फीमेल डॉक्टर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. उनके टाइम में कोई फीमेल डॉक्टर्स नहीं थे. कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में. क्लियर? अब है व्हाट फर्दर चैलेंज ले इन फ्रंट ऑफ एलिजाबेथ आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर. हाउ डिड शी काउंटर दिस? अब वो डॉक्टर बन गई, हेड टॉप किया उन्होंने अपने इसमें, लेकिन उसके बाद उनके पास एक और स्ट्रगल था, एक और चैलेंज था, क्योंकि किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल ने, बेसिकली किसी भी हॉस्पिटल ने उनको रिक्रूट करने से ही मना कर दिया था. एंड उन्होंने इस चीज को कैसे कॉन्कर किया? उन्होंने खुद को हॉस्पिटल खोल लिया. Despite her training, Elizabeth could not get a job in any of the city hospitals. तो यहाँ पे आप पहले क्या लिखोगे? क्या प्रॉब्लम थी कि उनकी ट्रेनिंग के बावजूद एलिजाबेथ को कहीं पे भी किसी भी सिटी हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिला. So she opened her own hospital, the New York Infirmary for Women and Children. और वो कहाँ खोला था उन्होंने? एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहां बहुत ज्यादा गरीब लोग रहते थे. Where many poor people lived. Very easy. What were Emmeline Pankhurst's observations about women during her times? एमिलाइन पैनखर्स्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था कि मतलब वहां की औरतों के बारे में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ड्यूरिंग हर टाइम्स एमिलाइन पैनखर्स्ट हैड ऑब्जर्व्ड द इंफीरियर पोजीशन ऑफ वुमेन एंड द लीगल एंड सोशल ऑपरेशन बाय मेन. सो यहाँ पे क्या है कि एमिलाइन पैनखर्स्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि विमेन जो है उन्हें सोशली और पॉलिटिकली बहुत ऑप्रेस किया जा रहा है. उनकी पोजीशन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंफीरियर है. क्यों इंफीरियर है? क्योंकि उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते. उनकी जो पोजीशन है उसको आज भी इट्स अ मेन डोमिनेटेड सोसाइटी जहाँ पे विमेन को इंफीरियर माना जाता है और मेन को सुपीरियर माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई वाज द ईयर 1918 ऑफ सिग्निफिकेंस to the WSPU in particular. WSPU के लिए 1918 ईयर इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए था बिकॉज उसी साल जो गवर्नमेंट है आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स जो एमिलाइन ने लिए अपनी पूरी जो यूनियन के साथ, गवर्नमेंट ने 1918 में फाइनली विमेन को वोटिंग पावर दिया. ऑफ कोर्स उन्होंने बोला कि 30 एज, जो भी एज ऑफ 30 एंड अबव की जो वुमेन हैं दे कैन वोट. जो इक्वल राइट्स अभी भी नहीं मिले थे बट दिस वाज सिग्निफिकेंट. व्हाई? बिकॉज एटलीस्ट कुछ तो मिला था. So in 1918 the British government passed a law that gave women over the age of 30 the right to vote.
नेक्स्ट है, डू यू थिंक एमेलाइन वाज राइट इन कॉलिंग ऑफ द सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द वॉरियर्स? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। अब हम ये जानते हैं कि एमेलाइन जो है वो वुमेन के लिए सफरेज मतलब राइट टू वोट डिमांड कर रही थी, उसके लिए वो जेल भी गई। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस वक्त वॉर को देखते हुए उन्होंने अपना इस मूवमेंट को साइडलाइन किया एंड शी स्टार्टेड लाइक उन्होंने विमेन को मतलब मोटिवेट किया कि वो इंडस्ट्रियल रिसोर्स की तरह से सामने आए, वो वॉर में अपना सपोर्ट दें और अपना इनपुट दें। तो क्या ये सही था? क्या उनको अपना मूवमेंट छोड़ देना चाहिए था जो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन्होंने वॉर के लिए जितने भी अपने एफर्ट्स लिए, क्या वो सही थे? यस, Emmeline was right in calling off the suffrage movement during the war years because as a citizen, it was her responsibility to support the country's war efforts. उनका जो उद्देश्य था, उनका जो ऑब्जेक्टिव था कि विमेन को एम्पावरमेंट मिले, वो बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे पहले बिफोर बीइंग अ वुमेन, बिफोर बीइंग अ मैन, शी वाज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। एंड जब कंट्री में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आई, वॉर जब सिनेरियो चल रहा था, तो इट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट टू सी कि राइट की बात हो रही है या वोट्स की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही थी अपने देश को हेल्प करने की। सो she called off her suffrage movement during the war years because as a citizen मतलब एक नागरिक की तरह it was her responsibility to support the country's war efforts। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो कंट्री के वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट करें। Do you think Emmeline was right in calling off? This we have already done. What prompted Amelia Earhart to become an aviator? अब हम अपनी थर्ड फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। अमेलिया एयरहर्ट को कौन सी चीज थी जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि मुझको एक एविएटर बनना है, मतलब मुझे एक पायलट बनना है? कौन सी चीज थी? एरोप्लेन स्टंट शोज वर क्वाइट पॉपुलर ड्यूरिंग द 1920s। 1920s में एरोप्लेन स्टंट्स जो थे वो बहुत पॉपुलर थे। अमेलिया टू एंजॉयड सच एरियल डिस्प्लेस। तो अमेलिया को वो जो एरोप्लेन के जो ब्यूटीफुल एरियल डिस्प्लेस होते हैं वो बहुत अच्छे लगते थे। वन डे आफ्टर टेकिंग अ 10-minute प्लेन राइड, एक बार उनको एक प्लेन में राइड करने की अपॉर्चुनिटी मिली 10 मिनट के लिए, बट आफ्टर दैट शी डिसाइडेड दैट शी वांट्स टू बिकम अ पायलट, शी वांट्स टू बिकम एन aviator. So she decided that she had to learn to fly. तो आप इसमें ये पहले बताओगे कि एयरप्लेन स्टंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, अमेलिया बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी, एंड उनको एक बार जो 10 मिनट की राइड मिली उसके बाद she decided that she wants to learn how to fly a plane. Why were the years 1928 and 1932 of significance to Amelia? 1928 और 1932 ये जो 2 साल हैं ये अमेलिया की लाइफ में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थे? In 1928, she was invited to join the pilots Wilmer Sturls and Louis Gordon while they flew from America to England, thus making her the first woman to fly across the Atlantic Ocean. अब यहाँ पे देखो बहुत ही इजी आंसर है। 1928 में उन्होंने पहली बार अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया था। She was the first woman जिन्होंने अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया था, but with 2 other colleagues, मतलब उनके साथ 2 और पायलट्स थे। लेटर इन 1932 उन्होंने सोलो क्रॉस किया, मतलब उन्होंने अकेले ही पूरे अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया था। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि 1928 में उनको इनवाइट किया था 2 पायलट्स ने। कौन कौन से पायलट थे? विल्मर स्टर्ल्स एंड लुई गॉर्डन, इन दोनों ने इनवाइट किया था क्योंकि वो लोग अमेरिका से इंग्लैंड जा रहे थे। तो शी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन। 1932 में she added to this distinction, मतलब ये जो उनके ऑलरेडी उनको जो एक acclaim मिला था, एक ऑलरेडी जो she had a feather in her hat, उसमें एक और उनको अपॉर्चुनिटी मिली, अपॉर्चुनिटी और आई शुड से कि उनको एक और खिताब मिला by becoming the first woman to fly solo across the Atlantic. Clear? Why was being the best student in her class of special importance for Elizabeth? Elizabeth एक ऐसी क्लास में थी जिसमें 150 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से सिर्फ एक फीमेल थी, वो थी वो खुद। एंड उसके बाद भी शी टॉप्ड हर क्लास, जबकि उनके क्लास उनके जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, उनके क्लासमेट्स थे, दे नेवर सपोर्टेड हर, दे नेवर लेट हर डेमोन्स्ट्रेट एनीथिंग, दे नेवर टॉक टू हर। उसके बाद भी उन्होंने अपनी क्लास में टॉप किया। इसका क्या इंपॉर्टेंस है?
She was the best student in her class and thus she graduated at the head of her class and became the first female doctor. इसकी importance एलिजाबेथ के लिए इसलिए थी because she proved herself. She proved herself that irrespective of the fact what kind of opportunities she got, she still became the first female doctor. Clear? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्सपैंड वर्ड्स। तो अभी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका जो रूट होता है, वर्ड में रूट्स होते हैं, वर्ड के रूट्स होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके रूट्स फॉरेन रूट्स हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे वर्ड्स हैं एविएटर, एविएशन, इसकी जो रूट है वो है एविस। एविस का मतलब होता है बर्ड। तो जो भी वर्ड जिसमें एवीआई ये जो 3 लेटर्स हैं आते हैं, इससे आप समझ जाओगे कि समथिंग इज रिलेटेड टू फ्लाइंग। क्यों? क्योंकि इसमें लैटिन एक लैटिन वर्ड रूट है जिसका मतलब होता है बर्ड। सिमिलरली जो वर्ड है इमिग्रेंट और कंटेन्स अ लैटिन वर्ड माइग्रेर, मतलब जिसका मतलब होता है टू मूव। तो इमिग्रेंट मतलब यहाँ पे माइग्रेर जो है ये एक रूट है जिसका मतलब होता है मूव करना। तो इमिग्रेंट का मतलब, अब ऐसे ही जो जिन लोगों को इंग्लिश में टॉफल क्लियर करना होता है या उन लोगों को इंग्लिश के बहुत अच्छे एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, उनको ये वर्ड रूट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको क्या होता है, वर्ड रूट से इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि उस एग्जैक्टली वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? ये सारे जो है नॉन इंग्लिश वर्ड रूट्स हैं। ऐसे ही बहुत सारे नॉन इंग्लिश वर्ड रूट्स हैं, जैसे कि एंथ्रोप जिसका मतलब होता है ह्यूमन, क्रॉन जिसका मतलब होता है टाइम, डर्म, डर्म का मतलब होता है स्किन। तो डर्मेटोलॉजिस्ट या डर्माथेरेपी या डर्मा से रिलेटेड एनीथिंग मीन्स समथिंग रिलेटेड टू स्किन। डिक्ट, डिक्ट का मतलब होता है स्पीक। अब आप डिक्टेशन दे रहे हो मतलब आप बोल रहे हो, डिक्टेट कर रहे हो मतलब बोल रहे हो। फ्रैक्ट, फ्रैक्ट का मतलब होता है ब्रेक। अ फ्रैक्शन तो आप तोड़ रहे हो, या फिर आप जो है फ्रैगमेंटेड, मतलब यहाँ पे भी ब्रेक की बात आ रही है। जियो मतलब होता है अर्थ। अब जियोलॉजिस्ट या जियोलॉजी, तो ये सब क्या है, समथिंग रिलेटेड टू अर्थ। होमो का मतलब होता है अलाइव, होमोसेपियंस या होमोनिम्स, होमोफोन्स। तो होमो का मतलब क्या होता है, अलाइक। माइक्रो मतलब स्मॉल, मोनो मतलब वन एंड टेली मतलब फार ऑफ, मतलब बहुत दूर से। अब आपके पास यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हुए, सेंटेंसेस कुछ दिए हुए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको ये देखना है इनका मीनिंग इन वन वर्ड क्या हो सकता है। अ पार्ट ऑफ अ होल, अ पार्ट ऑफ अ होल मतलब यहाँ पे कि एक पार्ट पूरी चीज का, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। अ टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब। अ लॉन्ग स्पीच बाय अ पर्सन, जो एक बहुत बड़ा डायलॉग होता है उसे बोलते हैं मोनो डायलॉग या मोनोलॉग कहते हैं। एनिमल्स विथ वेरी थिक स्किन, एनिमल जिनकी स्किन बहुत मोटी होती है उन्हें बोलते हैं पैचिडर्म। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ, उसको बोलते हैं जियोलॉजी। नेक्स्ट इज टू आर्ग्यू अगेंस्ट व्हाट हैज बीन सेड, इसको बोलते हैं, ये कॉन्ट्रेडाइट नहीं है, कॉन्ट्रेडिक्ट है। मतलब अगर जैसे तुमने कुछ बोला और मैं तुम्हारे अगेंस्ट में जाके कुछ बोल रही हूँ, या मैंने तुम्हारी बात को काट दिया, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रेडिक्ट करना। The scientific study of human beings, anthropology. Similar sounding words with different meanings, homonyms. A way of communicating at the distance using wires, telegraph, and being long lasting and difficult to cure or get rid of, chronic disease. ऐसी जो diseases होती हैं, कोई भी चीज जो कि बहुत टाइम से चलती आ रही है और आप उससे इजीली पीछा नहीं छुड़ा सकते, उसे कहते हैं chronic. Clear? नेक्स्ट आते हैं हम ग्रामर पार्ट में। अब आपको इस वीडियो के पहले ग्रामर में ऑलरेडी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के जो पूरा जो है किस तरीके से आप कन्वर्ट करते हो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, उसके जो रूल्स होते हैं, उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन के जो बेसिस होते हैं, वो सब आपको क्लियर कर दिए गए हैं। सो विल डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे आपको एक कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है। Dr. Blackwell, we welcome you to the morning news. You have faced a lot of opposition when you applied to a medical college. Why didn't you give up? अब यहाँ पे अगर आप देखो, ये एक इंटरव्यू है एलिजाबेथ ब्लैकवेल का। उनसे पूछा गया कि हम आपको वेलकम करते हैं और ये जो मॉर्निंग न्यूज का जो प्रोग्राम है, आपने बहुत ज्यादा ऑपोजिशन फेस किया था मेडिकल कॉलेज में, तो आपने गिव अप क्यों नहीं किया? ब्लैकवेल ने कहा, आई नेवर गिव अप
So I tried many colleges one after another. Finally my persistence won the day. मैं कभी गिव अप नहीं करती और मैंने जो है बहुत सारे कॉलेजेस में ट्राई किया और फाइनली यू नो आई वन द डे, मतलब माय परसिस्टेंस वन द डे, मतलब जो मैंने गिव अप नहीं किया उससे मुझे एक दिन एक अच्छा कॉलेज मिल ही गया। रिपोर्टर ने बोला यस ओह और ब्लैकवेल, I believe you were the only woman in your class and the boys really troubled you a lot. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी पूरी क्लास में अकेली औरत थी और आपको जो आपके जो फेलो स्टूडेंट्स थे उन्होंने काफ़ी तंग भी किया था। True, I faced many challenges in college, but they made me tougher. हाँ, मैंने बहुत सारे challenges face किए थे, but उन्होंने मुझे stronger किया। You graduated at the head of your class and became the first female doctor in the US, and yet no hospital gave you job. You must have been shaken. उन्होंने बोला कि आप जो थे आपने अपने पूरी क्लास में टॉप किया, आप पूरे यूएस में पहली फीमेल डॉक्टर बनी, उसके बाद भी आपको किसी हॉस्पिटल ने जॉब नहीं दिया। आप बहुत ज़्यादा शैटर फील कर रही होंगी, आप शेक हो गई होंगी, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से सरप्राइज एंड शॉक्ड हो गई होंगी। Yes, I was disturbed, but yet again, I did not lose hope. Finally, I opened my own hospital for the poor. उन्होंने बोला हाँ, मैं बहुत डिस्टर्ब फील कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने गिव अप नहीं किया और मैंने अपना खुद का हॉस्पिटल ओपन किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सारे जो वर्ड्स हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब्स को इन फिल अप द ब्लैंक्स में आपको यूज करना है। द रिपोर्टर डैश डॉक्टर ब्लैकवेल, तो रिपोर्टर ने सबसे पहले क्या किया था, उन्हें वेलकम किया था। तो हम सीधा आंसर्स की तरफ चलते हैं। आप लिखोगे द रिपोर्टर वेलकम डॉक्टर ब्लैकवेल, उन्होंने वेलकम किया एंड स्टेटेड, और कहा दैट शी हैड फेस्ड मेनी चैलेंजेस, कि उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए थे। फिर ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा हर व्हाई शी डिड नॉट गिव अप। डॉक्टर ब्लैकवेल आंसर्ड, अब उन्होंने उस क्वेश्चन को किया है तो आंसर किया दैट शी वॉज वेरी परसिस्टेंट, दैट उन्होंने कभी भी जो है उन्होंने हार नहीं मानी। इट वॉज हर परसिस्टेंस दैट वन द डे, एंड फाइनली उनके परसिस्टेंस की वजह से वो कामयाब हो पाई। द रिपोर्टर एडेड दैट शी वॉज द ओनली वुमन इन हर क्लास एंड हर कोलीग ट्रबल्ड हर अ लॉट। अब एडेड मतलब उन्होंने और ये भी कहा, तो डॉक्टर ब्लैकवेल हियर शी एडमिटेड, उन्होंने ये माना कि हाँ मुझे उन लोगों ने बहुत तंग किया बट उससे मैं काफी स्ट्रॉन्ग हुई। द रिपोर्टर अगेन स्टेटेड मतलब कहा दैट शी हैड ग्रेजुएटेड एट द टॉप ऑफ हर क्लास येट नो हॉस्पिटल एम्प्लॉयड हर। ही अफर्म्ड, और उन्होंने ये भी चीज जो है बहुत ही एम्पैथेटिकली ये भी कहा दैट शी मस्ट हैव बीन डेवास्टेटेड, मतलब उन्होंने उनकी फीलिंग समझते हुए भी कहा कि आप तो टूट चुकी होंगी। Dr. Blackwell confirmed that she was quite disturbed, but nevertheless she opened her own hospital for the poor. उन्होंने confirm किया कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लिया। यहाँ हमने सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब्स देखे हैं। जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो तो आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? अब आपको ये सारे सेंटेंसेस जो है इन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। वेरी इजी, लेट्स स्टार्ट इट। फिरोज सेड आई एम मेकिंग पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। फिरोज ने कहा आज मैं ब्रेकफास्ट के लिए पैनकेक्स बना रहा हूं। तो हम कैसे इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फिरोज सेड, अब इसको काट दो, इसको काट दो और यहाँ पे क्या लग जाएगा? दैट। फिरोज सेड दैट। अब फिरोज क्या है? एक लड़का है, तो अपन प्रोनाउन चेंज कर देंगे। और ये आई एम मेकिंग कौन सा टेंस है? ये तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये क्या बन जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम मेकिंग की जगह हो जाएगा ही वॉज मेकिंग। ही वॉज मेकिंग पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट। पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट डे। तो हमारा आंसर फाइनली क्या हो जाएगा? फिरोज सेड दैट ही वाज मेकिंग पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट दैट डे। त्रिशा सेड माय पेरेंट्स विल रिटर्न फ्रॉम न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक। त्रिशा ने कहा मेरे पेरेंट्स जो है न्यूयॉर्क से नेक्स्ट वीक वापस आ रहे हैं। तो क्या होगा? त्रिशा ने कहा कि, सबसे पहले तो ये हटाओ और की लगाओ, मतलब दैट लगा दिया, कि उसके पेरेंट्स, तो ये माय चेंज हो जाएगा हर में, हर पेरेंट्स, और विल चेंज हो जाएगा पास्ट में, मतलब वुड रिटर्न फ्रॉम न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक, मतलब द फॉलोइंग वीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? त्रिशा सेड दैट हर पेरेंट्स वुड रिटर्न फ्रॉम न्यूयॉर्क द फॉलोइंग वीक।
अब है कविता सेड द कैपिटल ऑफ द नीदरलैंड्स इज एम्स्टरडम एंड नॉट रॉटरडैम। कविता ने कहा कि जो नीदरलैंड्स की कैपिटल है वो एम्स्टरडम है और रॉटरडैम नहीं है। तो अब मैं किसी और को बताऊंगी तो मैं तब भी यही कहूंगी ना कि कविता ने कहा था कि नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टरडम है और रॉटरडैम नहीं है। मैं ये थोड़ी ना बोलूंगी था हो जाएगा, तो ये क्योंकि एक फैक्ट बोला गया है तो ये हो जाएगा कविता सेड दैट द कैपिटल ऑफ द नीदरलैंड्स इज एम्स्टरडम एंड नॉट रॉटरडैम। जब भी आप कोई फैक्ट बताते हो तो टेंस को चेंज नहीं करते। क्लियर? कोशी सेज, नाउ लुक एट द रिपोर्टिंग वर्ब, ये एक प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अब आप इसमें कोई टेंस चेंज नहीं करोगे। कोशी सेज वी शैल गो टू आवर ग्रैंडपेरेंट्स हाउस इन केरला नेक्स्ट मंथ। तो ये क्या हो जाएगा? कोशी सेज दैट, वी मतलब दे हो गया, दे शैल। अब शैल को कुछ चेंज नहीं करोगे क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है तो हम इसमें अब टेंसेस चेंज नहीं करेंगे। दे शैल गो टू, आर की जगह हो जाएगा देयर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इन केरला, नेक्स्ट की जगह आ जाएगा द फॉलोइंग मंथ। कोशी सेज दैट दे शैल गो टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इन केरला द फॉलोइंग मंथ। अब है नानक सेड टू हिज ब्रदर यू मस्ट लिसन टू मी। तो यहां पे क्या है? नानक ने उसके भाई से कहा कि तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। नानक टोल्ड हिज ब्रदर दैट यू मस्ट, मस्ट हमेशा किस में चेंज हो जाता है? हैड टू। यू की जगह हो जाएगा ही, मस्ट बन गया हैड टू, लिसन टू मी बन गया हिम। क्लियर? नानक टोल्ड हिज ब्रदर दैट he had to listen to him. Next is जुगल said to me you may take the book if you want. जुगल ने कहा अगर तुम्हें बुक चाहिए तो तुम ले सकते हो। So जुगल said to me, अब आप इसमें क्या लिखा? जुगल said that I might take the, you की जगह हो गया I, may का बन गया might, I might take the book if, you की जगह आ गया I might take the book if I want. So आपने क्या बोला? जुगल said that I might take the book if I want. Clear? अब है आलोक said to me have you studied thoroughly for the test. अब ये एक क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? आलोक asked me। अब ये said to की जगह क्या हो जाएगा? asked me। अब ये क्वेश्चन है तो आप इसमें यूज करोगे if you की जगह बन गया I, if I had studied। अब ये क्या है? पास्ट टेंस, पास्ट बन जाता है पास्ट परफेक्ट। इफ आई हैड स्टडीड थोरोली फॉर द टेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राजक्ता सेज टू मिस फ्रांसिस वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। सो अब यहां पे देखो अगेन शी सेज मतलब वो कहती है। सो आप इसको बोलोगे प्राजक्ता सेज टू मिस फ्रांसिस दैट they cannot understand what she is saying। अगेन यहाँ पे what you are saying तो you की जगह आ गया she, लेकिन आपने प्रेजेंट को प्रेजेंट टेंस ही रहने दिया। अब ऑब्वियसली you के साथ आर लगता है, she के साथ आर नहीं लगा सकते, she के साथ is लगाना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे? प्राजक्ता says to Miss Francis that they cannot understand what she is saying। आपने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया, can को could नहीं किया और यहाँ पे आपने past नहीं किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। They told me that I could take the books back home। सबसे पहले they told me that, इसका मतलब लिखोगे they said to me। they told me आ रहा है ना तो they said to me, that हट गया और लगा हमने कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। I could मतलब अब वो कहेंगे तो वो बोलेंगे कि मैं ले सकता हूँ, नहीं तुम ले सकते हो, तो I की जगह आ गया you। could को प्रेजेंट में कर दो can, you can take the books home। simply they said to me you can take the books home। second है I told him that I had bought something for him। मैंने उसको बताया कि मैं उसके लिए कुछ लाया हूं, तो आप क्या बोलोगे? I said to him। सबसे पहले क्या आ गया? ये that के पहले अपन रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे तो I said to him, that गया, आ गया कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास। I had bought something for him की जगह क्या हो जाएगा? I have bought something for you। मैंने उससे कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूं, तो I told him I have bought something for you। अब यहाँ पे जो had bought था, had bought क्या था?
हैड बॉट मतलब पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पे आप हैव नहीं लगाओगे, आई बॉट हो जाएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। आई बॉट समथिंग फॉर यू, सिंपल, हैव नहीं आएगा, ठीक है। He asked if she was coming to the party that day. उसने पूछा कि क्या तुम आज पार्टी में आ रही हो, तो ये क्या हो जाएगा, he said are you coming to the party today? That day बन गया today। she was coming मतलब ये है past continuous, इसको present continuous में लेके आ जाओ, was coming हो जाएगा is coming। so अब she मतलब क्या वो आ रही है, तो लेकिन तुम डायरेक्टली पूछोगे तो क्या पूछोगे, क्या तुम आ रही हो, तो ये हो जाएगा आर यू कमिंग टू द पार्टी टुडे। Our teacher says that we will go for the class picnic on Saturday। अब हमारी टीचर कहती हैं, हमारी टीचर इस वक्त कहती हैं कि हम लोग सैटरडे को पिकनिक पे जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे, Our teacher says you will go for the class picnic on Saturday। यहाँ पे हमने वी को क्या बना दिया, यू, मतलब आप सब लोग जो है क्लास पिकनिक के लिए जाओगे सैटरडे को। We asked them if they would leave early the following day। हमने उनसे पूछा कि क्या तुम लोग कल जल्दी निकलने वाले हो, तो ये क्या हो गया, we said to them, हमने कहा will you leave early tomorrow। would का बन गया will, they का बन गया you, will you leave early the following day का बन गया tomorrow। will you leave early tomorrow, clear? Now let's come to the last part of this chapter, जहां पे आपको किसी भी ऐसे इंसान को जिसको आप बहुत पसंद करते हो, एडमायर करते हो, उनकी बायोग्राफी लिखनी है सिर्फ 200 वर्ड्स में। So here I have got you a biography on about Dr. APJ Abdul Kalam। So let's see this। Dr. APJ Abdul Kalam's full name was Dr. Abul Pakir Jainulabuddin Abdul Kalam, quite a difficult name। He was born on October 15, 1931 at Dhanushkoti in the temple town Rameshwaram in Tamil Nadu। तो वो 1931 में धनुषकोटी, जो एक जगह है रामेश्वरम में, जो कि जिसे टेम्पल टाउन कहा जाता है, वो तमिलनाडु में, वहां पैदा हुए थे। He was born in a poor family but he was an exceptionally brilliant child। वो एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन वो exceptionally brilliant थे, मतलब वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट। Kalam passed the BSc examination from St. Joseph College, Tiruchirappalli। He joined Madras Institute of Technology, MIT। His further knowledge in the field got upgraded when he joined Defense Research and Development Organization, जो कि DRDO है, in 1958 and Indian Space Research Organization, which is ISRO, in 1963। तो कलाम की जो पढ़ाई थी, he did his BSc, उसके बाद उन्होंने MIT, वहाँ पे MIT ज्वाइन किया, फिर उन्होंने उसी फील्ड में, साइंस की फील्ड में ज़्यादा जाना when he joined DRDO, और उसके बाद उन्होंने इसरो को ज्वाइन किया। He is known as the missile man of India। The various Indian missiles of world order like Prithvi, Trishul, Akash, Agni, etc. are mainly the result of his efforts and caliber। So उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। ये सारी जो मिसाइल्स हैं, ये उनके ही पूरे इंस्पेक्शन के अंदर में जो है डेवलप हुई थी। Dr. APJ Abdul Kalam became the 11th president of India। He served the country from 2002 to 2007। तो ये जो थे 11th president बने, इनका जो 5 years का स्पैन था वो इन्होंने सर्व किया। For his excellence and brilliance, he was awarded the prestigious Bharat Ratna Award in 1998, Padma Vibhushan in 1990 and Padma Bhushan in 1981। तो उनका जो अवार्ड था, इनको प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले इनके ब्रिलियंस के लिए, जिनमें इनको भारत रत्न मिला है, पद्म विभूषण मिला है और पद्म भूषण मिला है। Dr. Kalam died on 27 July 2015। लेकिन वो जब मरते वक्त भी वही काम कर रहे थे जो उनको सबसे अच्छा लगता था, विच मीन्स वो पढ़ा रहे थे, वो लेक्चर दे रहे थे। He suddenly fell unconscious when he was delivering a lecture at the Indian Institute of Management at Shillong। शिलोंग में IIM में वो एक लेक्चर डिलीवर कर रहे थे जब उनको हार्ट अटैक आया। he just fell unconscious। On 30th July 2015, the former president was laid to rest at Rameshwaram's Paikarumbu ground with full state honor।
फाइनली 30th जुलाई को जो था उनका जो है पूरा जो लास्ट राइट्स होते हैं उन्हें किए गए, कहाँ पे, रामेश्वरम में ही किए गए, फुल ऑनर के साथ, बिकॉज ही डेफिनेटली डिजर्व्ड इट. Over 3,50,000 people attended the last rites. उनका जो लास्ट राइट्स थे उसमें 3.5 लाख लोग आए थे, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, केरला एंड आंध्र प्रदेश. Dr. APJ Abdul Kalam said that his first and foremost duty is to serve his motherland. उन्होंने कहा था कि उनकी सबसे पहली ड्यूटी उनके देश के लिए है. He was fond of music and the Quran and the Gita. उनको म्यूजिक बहुत पसंद था, प्लस उनको कुरान और गीता पढ़ना बहुत पसंद था. Ever since becoming the head of the Indian state, he interacted with children all over the country. वो जैसे ही प्रेसिडेंट बन गए उसके बाद उन्होंने पूरे देश के बच्चों से बात करी. He was by no means a miracle man. वो एक वाकई एक जो थे अद्भुत आदमी थे. His advice to the youngster of the nation was, उन्होंने जो देश के नौजवान हैं उनको एक ही एडवाइस दिया था, ड्रीम ड्रीम ड्रीम. ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन. मतलब बहुत सारे सपने देखो, आप जब सपने देखते हो तो उन्हीं से वो थॉट्स में कन्वर्ट होते हैं और जो थॉट्स हैं वो आपके एक्शंस में कन्वर्ट होते हैं. सो दैट इज इट. दिस वाज द बायोग्राफी ऑन APJ Abdul Kalam. I hope you understood it well, because with this we have come to an end to this chapter. Thank you so much for being with me. In case you liked it, please do not forget to like, share and subscribe. And also to find all the chapters, you have to only go to our website, which is magnetbrains.com. Click on courses, go to class 7 here and you will find the first playlist. जो पहला subject है वो है class 7 का practice English channel book. Click there. आपको जो भी topic पढ़ना है उस पर click करो and your video will appear. Quite easy guys, right? Thank you so much for being with me.